इलेक्टेबल्स क्या है? 2024 के इलेक्शन में इनका किरदार क्या होगा? क्या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात महज पार्टी वोट बैंक से 2024 का इलेक्शन जीत सकती है? क्या इलेक्टेबल्स का नून लीग के साथ शामिल होना पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकता है? इमरान खान का जेल में रहकर इंतखाबात में किरदार कैसा होगा? आम इंतखाबात 2024 होंगे भी या नहीं? सियासी मंजरनामे में रोज बरोज जो होने वाली तब्दीलियां हैं उसका ऊंट किस तरफ बैठेगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त 2023 से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं। बानी पीटीआई ऐसे वक्त में अडयाला जेल में 3 साल की सजा काट रहे हैं जब मुल्क में आइंदा माह यानी 8 फरवरी को इलेक्शन तय है। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों की सीट एडजस्टमेंट समेत अहम मामला पर दीगर जमातों से राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। कई सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें और टिकटें जारी कर चुकी हैं। वहीं पीटीआई कहती है कि वो अब भी अदालतों में नामजदगी फॉर्म, लेवल प्लेइंग फील्ड और बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग जारी रखे हुए हैं। पीटीआई को पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात समझा जाता है, ताहम जहां इसके कई रहनुमा जेल में हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कुछ रहनुमा पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी दिलवाने के लिए कोशान नजर आ रहे हैं। इस सारे तनाज़र में सवाल यह है कि क्या बानी पीटीआई इमरान खान जेल में रहते हुए पार्टी के इंतखाबात में कामयाबी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं? पीटीआई के वकील जो रहनुमा भी हैं और शेब शहीन जो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बानी पीटीआई की तकारीर और मुख्तलिफ जरीदों में मज़ामीन की अशात का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा 13 जनवरी को होने वाले पीटीआई के वर्चुअल जलसे में एक मरतबा फिर इमरान खान की एआई तकरीर होगी। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई की इन कोशिशों को आइंदा माह आम इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम के तौर पर लिया जा रहा है। शोएब शहीन की ख्यालात अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को लेकर काफ़ी पुरअज़्म नज़र आते हैं। मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की जाने वाली तकारीर, मज़ामीन और सहाफ़ियों से उनका गुफ्तगू करना इलेक्शन में पीटीआई के लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये सारी चीज़ें। जबकि हुकूमती अहदेदारान इमरान खान की जेल में होने की वजह से इनके नाम से मज़ामीन लिखने को काबिल इतराज़ ख्याल करते हैं। और जहाँ तक बात है इमरान खान के जेल के अंदर रहकर पार्टी रहनुमाओं की रहनुमाई करना, तो सियासी मुबस्सरीन इन एआई तकारीर और बयानात को दूर रस बयानियाँ बनाने और पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए ज़्यादा मौसर नहीं मानते। सहाफ़ी और सीनियर सियासी तज्ज़िया नगार आसमा शराजी का कहना है कि इमरान खान जेल में रहते हुए भी सरगर्म है। इनके आर्टिकल की इशाअत या मसनूई ज़हानत के ज़रिए तकरीर नशर होना इनकी वर्चुअल मौजूदगी ज़ाहिर करती है। ताहम अगर इमरान खान जेल से बाहर होते हैं तो ज़्यादा रंग पड़ना था। अगर वो मैदान में आकर जाते तो फिर पीटीआई का एक जोशो खरोश भी और तरह का होना था और पीटीआई के वर्कर में जो जुनून होना था उसकी तो क्या ही बात है। इनकी जमात को तंजीमी एतबार से बहुत नुकसान इस बात से हो रहा है कि इमरान खान जेल में है, क्योंकि टिकटों के फैसले बहरहाल ज़ाहिर है सारी उनकी मर्जी से नहीं हो रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी मशावरत से हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खुद इंटरव्यू करके लोगों को आगे लेके आना था उन्होंने, वो ऐसा मुमकिन अब इन हालात में नहीं होता। इसके अलावा उनकी एआई तकरीर का देर पा असर ज़्यादा देर नज़र नहीं आएगा। दूसरी जानब सहाफ़ी एक जो सीनियर है उनका कहना है, हमारे दोस्त ही हैं, कि पीटीआई को सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करना, खबरों में रहना आता है। ये लोग मानते हैं, सीनियर सहाफ़ी मानते हैं। जो इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उन पीटीआई पर तनकीद करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बहरहाल अब इलेक्शन इमरान खान यानी पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी एक पीटीआई और एक बाकी सियासतदान एक तरफ। अब सोशल मीडिया पर यह बयान है, इवन के हमारे दोस्त हैं उमर चीमा साहब, उनकी भी कल मैं एक वीलॉग सुन रहा था उनका, तो उस पर कहना था कि पाकिस्तान की सियासत अब इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। लेकिन तवील मुद्दत से ये जो वर्चुअल
जो तकारीर और बयानियाँ, इससे सियासी फ़ायदा होना मुश्किल है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये एक दबाव का हरबा है, ताहम एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। एक तरफ पीटीआई सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किस तरह 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी की पेश नज़र देखने में आया है कि नून लीग इलेक्टेबल्स को लेकर चलने के लिए तैयार है। क्या ये इलेक्टेबल्स का गठजोड़ कामयाब हो पाएगा? क्या ये मिलकर पीटीआई के नौजवान वोटर को तोड़ सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां तक ये बात है कि सिर्फ पार्टी वोट बैंक की बुनियाद पर 2024 का इलेक्शन जीतना नजर आता हो, तो ये बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। हमारे बहुत से सियासी तजिया नगार ये कहते हैं कोई सियासी जमात भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके, ना ही उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि पार्टी वो वोट बैंक से वो इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि हर पार्टी को इलेक्टेबल्स बहरहाल चाहिए। हल्के में बरादरी या किसी भी बुनियाद पर ये इलेक्टेबल अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं और साल से ये सियासत करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 का इलेक्शन इसी तरह जीता था। मुस्लिम लीग नून ने भी 2024 में यही फार्मूला इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले 15 के करीब इलेक्टेबल्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, जबकि दूसरी तरफ पंजाब में राना सनाउल्लाह को टास्क दिया गया है कि हर उस शख्सियत को मुस्लिम लीग में शामिल करवाया जाए जो सीट जीतने या ज़्यादा वोट लेने की सलाहियत रखता है। इलेक्टेबल्स के ज़ाती वोट बैंक का ढांचा क्या है और ये कैसे तश्कील पाता है, ये एक तरह की समझने की बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्टेबल्स हर दौर में मुअस्सर रहे हैं, ये सब जानते हैं, और ये आइंदा भी रहेंगे। इस ज़माने में इंतखाबी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले एक तजिया नगार है अहमद एजाज। उनका कहना है कि इलेक्टेबल वो शख्सियत है जो अपने ज़ाती वोट बैंक की बुनियाद पर सीट निकाल सकती हैं। ज़ाती वोट बैंक रखने वाली ये शख्सियत अमूमन बड़े बड़े ज़िम्मेदार होते हैं। पंजाब, सिंध और सरहद में बड़ी बड़ी जगीरें रखने वाले अफराद, जैसे कि पंजाब के ज़िला खानेवाल के एक हल्के में रज़ा हयात हराज और फ़ख्र अमाम इलेक्शन लड़ते हैं, और वहाँ लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें राया कहा जाता है, यानी इनकी ज़मीनों पर काम करने वाले लोग जो दोनों तरफ तकरीबन 10-10 हज़ार हैं। गोया ये दोनों उम्मीदवार अपने घर से ही 10,000 वोट लेकर निकलते हैं। इसके अलावा अकीदत का वोट बैंक रखने वाली शख्सियात शामिल हैं जो अमूमन बड़े ज़िम्मेदार भी होते हैं। इनके मजहबी मरीदों और अकीदतमंदों का एक वसी दायरा है जो कई हलकों तक फैला होता है और हर हाल में उन्हें वोट पड़ता है। अकीदत के वोट के हवाले से 2017 में नून लीग को ये साल कभी नहीं भूलेगा जब दरसगाह सियाल शरीफ के सजादा नशीन पीर हमीदुद्दीन सियालवी ने नून लीग छोड़ दी। तब इनके साथ कम अज़ कम 8 अरकान जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के तकरीबन 8 अरकान थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। दूसरी जानब बदलते हुए समाजी रुझानात में इलेक्टेबल्स के एक नए तबके की भी निशानदही की जाती है जो मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखता है। इनके ख़ानदान के कुछ लोग बाहर गए हैं, जिसकी बदौलत रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ने के बाद रातों रात इनके पास बेपनाह पैसा आ गया। ये नया तबका वो तमाम वसाइल रखता है जिसकी बुनियाद पर वोट लिया जा सकता है। ये अपने हल्के में कई घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं, ये वोट खरीदते हैं। इनके घर का भरपूर जो वोट खरीदने में इनका किरदार होता है, इनके माल का, और जो घर वाले हैं वो इनकी सियासत में भरपूर किरदार अदा करते हैं। 2024 में इनका क्या किरदार होगा ये अभी आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। अगरचे इलेक्टेबल्स पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थे, लेकिन हमारे मौजूदा सियासी तनाज़ुर में उनका खुरा 1985 के इलेक्शन तक जाता है। पहले नज़रियाती बुनियादों पर जमातों को वोट पड़ते थे, जब जमातों का नज़रिया ही नहीं तो उम्मीदवार किस बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं। यहाँ से ज़ात, बरादरी और पैसे के कल्चर ने जन्म लिया। 1970 के आम इंतखाबात में वोट बैंक पार्टी का था। इस दौर में मगरबी पाकिस्तान में दाएं और बाएं बाजू की सियासत अरूज पर थी। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी की किताब पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान, इस पर बहुत गहरी नज़र है। अगर आपको पढ़ना चाहें तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। ये एक सनद रखती है जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की पहली असम्बली में 31 वकला के 27
जागीरदार, 12 दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और एक बिजनेसमैन थे। इनके मुताबिक यही हाल 1965 की असम्बली का था, जहां मगरबी पाकिस्तान के 78 अरकान में से 46 जागीरदार और दीगर अमीर बिजनेसमैन और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। 1970 के इलेक्शन में पहली बार अशराफिया का जोर तोड़ा। कौमी असम्बली की 138 में से 55 मिडिल क्लास, 52 जागीरदारों और 5 बड़े बिजनेसमैनों और दीगर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की थी। 1977 के इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए और उसके बाद 1985 के इंतखाबात जो असम्बली आई, जिसके असरात से हमारी सियासत आज भी बाहर नहीं निकल सकी। सुहेल मराज के मुताबिक ज़िया को ये खदशा था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में स्वीप कर जाएगी। इसने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। यहाँ से हमारी सियासत हमेशा के लिए बदल गई। मारूफ तजिया नगार डॉक्टर हसन जफर के मुताबिक जब सियासी जमातों ने बाइकाट किया तो उनकी अदम मौजूदगी में ज़ाती शान शौकत को अहमियत हासिल होगी। ये बात नवाज शरीफ की जानब से ही PP 105 और N ने 95 के इंतखाबात पर खर्च किए जाने वाले 50 लाख, जबकि उस वक्त डॉलर 15 लाख रुपए का था, से बात ये वाज़ेह हो जाती। कहा जाता है कि इनके पोस्टर लाहौर से जेहलम तक GT रोड पर आवेज़ा किए गए थे। इन दोनों हलकों यानी जो सूबाई और कौमी का हल्का था में वोटर ज़्यादातर अराई और कश्मीरी थे। बरादरी और कबीले की वाबस्तियों ने खालिस सियासी बनियानिए और मंशूर और सियासी नज़रिए की अदम मौजूदगी में इस खला को पुर किया। ये मुल्क में सियासी जराइम और बहरानों के एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़ था। जमहूरियत का तकाजा ये है कि फ़र्द की बजाय सियासी नज़रियात और ख़यालात को फोकियत दी जाए, लेकिन रूहानी जागीरदारी या बरादरी कार्ड पर तुरप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने वाली किसी भी पार्टी, किसी भी टिकट और किसी भी इंतखाबी निशान पर जीतने की सलाहियत रखने वाले ये इलेक्टेबल सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अब आइंदा हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात हाज़रा पर आपको आगाह करते रहें। अब देखते हैं कि 2024 के हालात में जो इलेक्शन होने वाले हैं जो 8 फरवरी को, उसमें इलेक्टेबल्स अपना रोल क्या अदा कर पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।